अंधविश्वास। पिंकी अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठी गहराई से कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में उसकी सासू माँ सुधा जी की आवाज़ पड़ी। पिंकी बेटा, आराम कर रही हो क्या? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बैठी थी, पिंकी ने उत्तर दिया। ये लो मोतीचूर के लड्डू खाओ और मुंह मीठा करो, सुधा जी लड्डू का डिब्बा पिंकी के सामने रखते हुए बोली। वो जानती थी कि उनकी प्यारी बहू पिंकी को मोतीचूर के लड्डू कितने पसंद हैं। डिब्बे में से पिंकी एक लड्डू उठाते हुए बोली, माँ जी ये लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? कहाँ से आया है ये डिब्बा? अरे ये पिछली गली वाली सीमा मिश्रा जी के यहाँ से आया है, उनके प्यारा सा पोता हुआ है। बस इतना सुनना था कि पिंकी के चेहरे के रंग बदल गए और आंखें गुस्से से लाल हो गई। हाथ में उठाया हुआ लड्डू उसने ज़ोर से फेंक मारा और माथे में बल डालकर सासू माँ पर चिल्लाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती माँ जी? यहाँ शादी के 8 वर्ष बाद भी आपकी खुद की बहू की गोद सुननी पड़ी है और आप हैं कि दूसरे के घर लल्ला आने की खुशियाँ मना रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं, मोतीचूर के लड्डू खिला रही हैं। थोड़ी बहुत शर्म है आपको या नहीं? अगर आज के बाद आगे से मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पिंकी आंखें बंद किए कानों पर हाथ रखकर चिल्लाए जा रही थी। सुधा जी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सहम गई, मानो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोती जैसे कई आंसू एक दूसरे को ढकेले हुए उनके गालों पर गिरने लगे। अपने ही पल्लू में अपना मुंह छिपाए वो अपने कमरे में आ गई और भगवान की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर रोने लगी। तभी कमरे में सुधा जी के पति सुखदेव जी आए और सुधा जी को ऐसा रोता हुआ देखकर हैरान रह गए। सुधा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या आज भी बहू ने तुमसे कुछ कहा है? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही आंख भर आई, सुधा जी अपने आंसू साफ करते हुए बोली। तो फिर बिना कारण तुम्हारे आंखों में ये आंसू कैसे? बताओ मुझे, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। तो सुधा जी रोते हुए अपने पति को सारी बातें बताते हुए बोली, हमारी बहू को क्या हो गया है? जो बहू बेटी की तरह हमारी सेवा करती थी, इतना मान सम्मान देती थी, हमारी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी, आज उसी बहू ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। तो सुखदेव जी बोले कि पिंकी के बदले हुए स्वभाव का आभास तो मुझे भी काफ़ी समय से हो रहा है, परंतु वो ऐसा बर्ताव करेगी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे दुख इस बात का नहीं है जी कि पिंकी ने ऐसा बर्ताव किया मुझसे, तो दुख पिंकी की स्थिति देखकर होता है कि काश उसकी गोद भी हरी हो जाती, हमारा घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। पत्नी की बात का उत्तर देते हुए सुखदेव जी बोले, परंतु सुधा, ये सब मनुष्य के हाथ में कहाँ है? यह तो भगवान के हाथ में है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिंकी को भी यह बात समझ में आ जाए कि समय से पहले और भाग्य से अधिक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। भगवान पिंकी को धैर्य दें। चलो अब तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी रबड़ी लेकर आता हूँ। बोलकर सुखदेव जी रबड़ी लेने बाहर चले गए। सुखदेव जी और सुधा जी के विवाह को 30 वर्ष हो चुके थे। अपने छोटे से आशियाने को बड़े स्नेह से संजोया था उन दोनों ने। सुखदेव जी एक विद्यालय में गणित के अध्यापक थे, वहीं दूसरी ओर सुधा जी होम मेकर थी, शांत स्वभाव वाली महिला जिसका मन ममता और स्नेह से भरा था। सुखदेव जी ने बेशक इतना रुपया ना कमाया हो, परंतु इज्जत बहुत कमाई थी। सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। हर व्यक्ति उनको देखते ही उनके पैर छूना ना भूलता था। उनका अपना बेटा अनिल भी उसी विद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्यापक था, जिस विद्यालय में उसके पिता सुखदेव जी पढ़ाते थे। उनकी बेटी प्राची मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में पढ़ रही थी। वो बस छुट्टियों में ही घर आती थी। अनिल की पत्नी पिंकी भी एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू और एक अच्छी भाभी भी साबित हुई। वो पतिव्रता होने के साथ साथ
अपने सास ससुर दोनों की बहुत सेवा करती थी। उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। पिंकी को हमेशा से ही बच्चों का बहुत शौक था। जब उसके मायके में उसकी भाभी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तब तो पिंकी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। पूरे घर में सबसे पहले उसी ने अपने नन्हे मुन्ने भतीजे को अपनी गोद में उठाया था और पूरी कॉलोनी में खुद सबके घर जाकर मिठाइयाँ बांटी थी। उसका पूरा दिन अपने भतीजे दक्ष के साथ ही बीतता था। कभी उसे नहलाती तो कभी उसे सुलाती। यह देखकर उसकी भाभी कई बार उससे मजाक करती कि पिंकी, तुमने तो माँ बनने की पूरी ट्रेनिंग अभी ले ली है। चलो अच्छा है, अभी प्रैक्टिस हो गई। इस बात पर पिंकी शर्मा कर अपना मुंह छुपा लेती थी, परंतु उस अभागन को क्या मालूम था कि शादी के 8 वर्ष बाद भी वो संतान के सुख से वंचित रहेगी। इतने सालों में अनिल ने न जाने कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। बस यही वजह थी कि पिंकी को उदासी ने अपनी चपेट में ले लिया था। वो घंटों अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बैठी रहती। इतने शांत स्वभाव वाली पिंकी को अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसके स्वभाव में अब चिड़चिड़ापन रहने लगा था। बस इसी कारण से वो अपने माता पिता समान सास ससुर पर भी भड़क जाया करती थी। दोपहर में पिंकी खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई और सो गई, परंतु उसकी नींद उसकी सहेली रिया के फ़ोन से टूट गई। क्या रिया, अच्छी भली नींद खराब कर दी तूने मेरी, पिंकी ने उबासी लेते हुए अपनी सहेली रिया से कहा। तो रिया बोली, जो खुशखबरी देने के लिए मैंने तुझे फ़ोन किया है ना, वो सुनकर तो तू सच में सोएगी नहीं। यह सुनकर तो पिंकी ने भी उत्सुकता से पूछा कि अब बता भी दे, क्या खुशखबरी है। तो उसकी सहेली रिया बोली, तुझे याद है पिंकी, मेरी जिठानी की भाभी, जिसके बारे में मैंने तुझसे एक बार बताया था। उस बेचारी को भी शादी के 7-8 वर्ष बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। किस किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्या क्या टोने टोट के नहीं किए उसने, पर सब बेकार गए। लेकिन जब उसने तांत्रिक बाबा का बताया हुआ उपाय किया तो बस फिर 2 माह बाद ही उसकी गोद हरी हो गई। उसने डॉक्टर के सारे चेकअप भी करवा लिए। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। रिया की बात सुन पिंकी चहक उठी और बोली, क्या सच में रिया वो माँ बनने वाली है, और वो भी तांत्रिक बाबा के उपाय से? हाँ पिंकी, मेरी जिठानी का अभी सुबह ही फ़ोन आया था। यह खुशखबरी सुनाने के लिए ही उसने फ़ोन किया था। मैंने तांत्रिक बाबा का पता वता सब ले लिया है। तू भी बाबा का बताया उपाय करके देख। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तेरी गोद में भी नन्हा मुन्ना खेल रहा होगा। रिया की बात सुन पिंकी बोली, रिया, तू ही मुझे तांत्रिक बाबा के पास ले चलना। मुझे तो पता है कि मेरी सास मुझ पर कितनी नज़र रखती है, बाहर आने जाने पर कितनी पाबंदी रखती है। तो रिया बोली, देख, तेरे साथ जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु इस बारे में तू अपनी सासू माँ से बात क्यों नहीं करती? तेरी सास तो तुझे कितना प्रेम करती है, जान देती है तुझ पर, और फिर पोता पोती का सुख तो उन्हें भी चाहिए। रिया ने पिंकी को समझाते हुए कहा तो पिंकी बोली, बात तो ठीक है, चल फिर आज रात में माँ, बाबूजी और अनिल से इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर पिंकी ने फ़ोन रख दिया और रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात में जब सब लोग खाना खाने के लिए आए तो मौका देखकर पिंकी ने अपनी सासू माँ और बाबूजी को संबोधित करते हुए कहा, माँ, बाबूजी, वो आज मेरी सहेली रिया का फ़ोन आया था। वह किसी तांत्रिक बाबा के उपाय करके उसकी जेठानी की भाभी माँ बनने वाली है, वरना वो भी मेरी तरह बच्चे की उम्मीद खो बैठी थी। तो क्यों ना हम भी उस बाबा से जाकर मिलें। पिंकी की बात सुनते ही उसका पति अनिल माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या पिंकी,
तुम बिना पढ़ी लिखी लड़की होकर भी अंधविश्वास बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हो। अनिल की बात सुन के सुधा जी ने भी अनिल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ पिंकी बेटा, ये बाबा लोग बड़े पाखंडी होते हैं। आज के युग में ऐसे पाखंडी लोगों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। सास और पति की बात सुनकर पिंकी मन में आस लिए हुए बोली, परंतु माँ जी, हम लोग इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, इतने जतन कर चुके हैं, अगर एक बार बाबा का बताया हुआ उपाय भी कर लें तो क्या पता हमारी मुश्किल का हल निकल जाए। पिंकी की बात सुनकर सुखदेव जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, वही तो हम तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संतान होना या ना होना भगवान के हाथ में है। जब भगवान की कमी बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ही पूरी ना कर पाए तो यह पाखंडी बाबा लोग क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर रुककर बोले कि पिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने एक सहयोगी से बात की है, उनकी बहू कनाडा में बच्चों की डॉक्टर है। हम लोग एक बार उनको दिखाएंगे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम बस भगवान पर आस्था बनाए रखो। जब पिंकी की बात किसी ने नहीं सुनी तो वो मन महसूस कर रह गई। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, पर पिंकी वहीं बैठी रही और सोचने लगी कि माँ जी और बाबूजी को क्या फ़र्क पड़ता है। उनके तो है ना 2-2 बच्चे, संतान के सुख से तो वंचित मैं हूँ। और अनिल, ये तो मर्द है, इसको क्या पता कि माँ बनने की पीड़ा क्या होती है। आखिर सवाल तो सिर्फ औरत पर ही उठते हैं, सुनना तो औरत को ही पड़ता है। यहाँ कोई मेरी पीड़ा नहीं समझने वाला, मुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार बस घर में नन्हा मुन्ना आ जाए, फिर सब लोग खुश हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा माँ और बाबूजी खुश होंगे, जो अब मेरा इतना विरोध कर रहे हैं। यह सब सोचते हुए पिंकी अंदर कमरे में सोने के लिए चली गई। अगले दिन शाम को पिंकी अपनी सासू माँ से अपनी सहेली के यहाँ जाने का बोलकर रिया के बताए हुए पते पर निकल पड़ी। पिंकी ने कई ऑटो वालों को रोककर काली वाली पहाड़ी तक चलने के लिए पूछा, परंतु कोई ऑटो वाला उस पते पर जाने को तैयार ना हुआ। उनका कहना था कि यह जगह कुछ सही नहीं है। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला थोड़ा अधिक किराया लेकर वहाँ चलने को तैयार हो गया। पिंकी ऑटो में बैठ निकल पड़ी। तभी ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैडम जी, वैसे आपको काली वाली पहाड़ी में क्या काम है। इतना सुनते ही पिंकी जल्ला पड़ी। तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, समझे। अरे मैडम, वह जगह कुछ सही नहीं और आप मुझे अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हैं, बस इसलिए पूछ रहा था, बाकी मुझे क्या। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर चुप हो गया और पिंकी को वह निर्धारित पते पर छोड़कर तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तभी पिंकी ने देखा कि यह जगह तो सच में बड़ी खतरनाक लग रही है। पिंकी डरते डरते आगे बढ़ी तो उसे तांत्रिक बाबा का खंडर दिखाई दिया। हवा की साए साए और खंडरी चिले इस दृश्य को और भी खतरनाक बना रही थी। पिंकी के मन में एक उथल पुथल सी मचने लगी कि अंदर जाए या ना जाए, परंतु यह सोचते हुए कि संतान का सुख भोगना है तो अब हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, बस यही सोचकर वह अंदर चली गई। और वहाँ अंदर का दृश्य तो किसी का भी हार्ट फेल कर देने वाला था। उस विशाल काय खंडर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस इधर उधर थोड़ी बहुत मसालें जली हुई थी और मसालों की हल्की धीमी रोशनी में जगह जगह टंगी खोपड़ियाँ और जानवरों के कटे सिर को देखकर पिंकी का पूरा शरीर डर से थर थर काँपने लगा। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी नर मुंडों की माला पहने, भयानक चेहरे वाला हाथ में खोपड़ी लिए एक बाबा पिंकी के सामने न जाने कहाँ से प्रकट हुआ, जिसको देखकर पिंकी की चीखें निकल गई और वो जोर से चिल्लाने लगी, शांत कन्या, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है,
अगर संतान की सुख प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बाबा ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए कहा। बाबा की बात सुन पिंकी बोचकी रह गई और बाबा से पूछने लगी, बाबा आपको मेरी समस्या का कैसे पता लगा? कन्या, हम सब जानते हैं तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ, और साथ ही यह भी जानते हैं कि विवाह के 8 वर्ष बाद भी तुम संतान के सुख से इतना सोना था कि पिंकी तो बाबा के पैरों में जा गिरी और बोली, बाबा आप तो महान हैं, आप सब जानते हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने पिंकी के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ अजीबोगरीब मंत्र का उच्चारण करने लगा। फिर बोला, कोई बला है जो तुम्हारी कोख को बांधा हुआ है, इस शक्ति को तोड़ना पड़ेगा। बाबा की बात सुन पिंकी डरते हुए बोली, बाबा मेरी मदद कीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे मेरी गोद भी हरी भरी हो जाए। तो बाबा पिंकी को एक काला धागा देते हुए बोले, ये ले कन्या, इसे सुबह के 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक, यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक तुझे अपनी पीठ पर बांधना है, और जो यह मंत्र बताऊं उसका हर रात को अपने पति के सोने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर 1000 बार उच्चारण करना है। इसी मंत्र से वह काली शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, इसी से तेरी समस्या हल होगी। पिंकी ने कहा, बाबा क्या इतना करने से मेरी गोद हरी हो जाएगी? तो बाबा दहाड़ते हुए बोले, नहीं कन्या, यह कोई 1-2 दिन का कार्य नहीं है, इसमें समय लगेगा। धीरे धीरे उस शक्ति को तोड़ना होगा। तुझे होली की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी, तब तक इस मंत्र का जाप कर और जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। पिंकी बाबा का धागा लेकर वापस घर आ गई और अब प्रतिदिन वो धागा अपनी पीठ पर बांधती और प्रतिदिन अनिल को नींद की गोली दूध में डालकर देती और उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र का उच्चारण करती। एक रात सुखदेव जी नींद से जगे और वॉशरूम जाने के लिए बाहर आए तो उन्हें बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। वह दबे पांव बहू के कमरे की तरफ गए और दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने सुना कि बहू अजीब से मंत्रों का जाप कर रही है। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए, परंतु बहू की हरकत देखकर तुरंत समझ गए कि ज़रूर बहू उस पाखंडी के चक्कर में फंस चुकी है। कुछ सोच विचार करते हुए सुखदेव जी सो गए। सुबह होते ही सुखदेव जी ने अपनी पत्नी सुधा जी को रात वाली सारी बातें बताते हुए कहा कि सुधा, इससे पहले कि हमारी बहू और हम कोई भारी नुकसान उठाएं, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक कहते हो जी आप। मैं भी काफ़ी दिन से देख रही हूँ कि पिंकी बहू अपने में ही व्यस्त रहती है, किसी से बातें नहीं करती। लेकिन चलिए अभी आप नाश्ता कर लीजिए, वरना आपको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप आराम से कॉलेज जाइए। नाश्ता परोसते हुए सुधा जी ने कहा। तभी अनिल भी वहाँ आ गया और कहने लगा, माँ आज मैं थोड़ा लेट से घर आऊँगा, पता नहीं क्यों कुछ दिन से मेरे सिर में तेज़ दर्द है। सुबह उठता हूँ तो सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है मानो सिर में कोई हथौड़े मार रहा हो, इसलिए मैं कॉलेज के बाद डॉक्टर को दिखाने जाऊँगा। तभी सुधा जी बोली, ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लेना। नाश्ता कर अनिल और उसके पिता सुखदेव जी दोनों अपनी कॉलेज में चले गए। इधर बाबा का बताया हुआ उपाय कई दिन करने के बाद आज फिर कुछ बहाना करके पिंकी बाबा के पास गई और बाबा से बोली, बाबा जितना आपने बोला था उतना मैंने सफलतापूर्वक किया, अब बताइए कि आगे क्या करना है। तो बाबा दहाड़ते हुए बोले कि बलि देनी होगी, एक सुहागिन की बलि। इतना सुनते ही पिंकी चौंक गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बलि? ये तो एक हत्या होगी, ये तो पाप होगा। बाबा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, कृपया आप कोई और उपाय बताइए। पिंकी की बात सुनकर बाबा भड़क उठे। कन्या, हमें पाप पुण्य का पाठ ना पढ़ाओ, हम सब जानते हैं तेरे ऊपर जो साया है तो बलि दे, वरना
वह काली शक्ति तुझे भी जलाकर भस्म कर देगी। तो पिंकी बोली, बाबा क्या बलि देने के बाद सच में मैं माँ बन जाऊंगी? कन्या तू हम पर शक कर रही है। नहीं बाबा नहीं, आप बताइए किसकी बलि देनी है और कब देनी है? तो बाबा बोले, आने वाली होली की रात को सुहागिन की बलि देनी होगी, परंतु बलि से पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। उसके लिए जो उपाय मैं बताऊं, पहले वह उपाय करने होंगे। ठीक है बाबा, कहकर पिंकी घर वापस आ गई, परंतु उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, बलि बलि बलि। यह तो बाबा ने बड़ा सख्त उपाय बता दिया। अब मैं बलि के लिए एक सुहागन कहाँ से लाऊं? तभी उसके दिमाग में उसकी सासू माँ की छवि उभरी। उसने सोचा कि सासू माँ के वैसे भी दिन ही कितने बचे हैं इस संसार में, क्यों ना मैं उनकी ही बलि दे दूं। आखिरकार मैं उन्हीं के परिवार का वंश आगे बढ़ा रही हूँ। अब वो अपने आप को बाबा के बताए उपाय के अनुसार बलि के लिए तैयार करने लगी। आज सुखदेव जी रात को वॉशरूम जाने के लिए फिर से उठे। तभी उन्हें स्टोर रूम की लाइट जली हुई दिखाई दी। आज वह फटाफट अपने कमरे में गए और सुधा जी को भी उठाया और बोले, सुधा, आज स्टोर रूम की लाइट ऑन है। मुझे शक है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर खिड़की से चुपके से दोनों ने अंदर झांक कर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्टोर रूम के दरसे ने दोनों को डराकर रख दिया। पिंकी काले कपड़ों में खुले बालों के साथ माथे पर लंबा सा टीका लगाए हुए एक घेरे के अंदर बैठी थी। उसके बीच एक मटके में आग जल रही थी और वो आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करने में लगी थी। सुखदेव जी और सुधा जी ने बड़ी ही चालाकी से बिना कोई शोर किए इस सारे दृश्य को अपने फ़ोन में वीडियो बना लिया और दोनों दबे पांव अपने कमरे में आ गए। सुखदेव जी बोले, न जाने संतान के मोह ने पिंकी को क्या से क्या बना दिया है। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता कि यह हमारी बहू पिंकी ही है। तभी सुधा जी भी बोली, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी, यह पिंकी आखिर कर क्या रही है। अब हम क्या करें जी, कैसे उसे यह सब करने से रोकें। सुधा, मुझे लगता है कि हमें यह वीडियो सबसे पहले पिंकी के माता पिता को दिखानी चाहिए। वे लोग भी तो शिक्षित हैं, समझदार हैं। पिंकी की इन सब हरकतों का अवश्य ही विरोध करेंगे। उनकी बात सुनकर सुधा जी बोली, परंतु ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती। हमें चलकर उनसे बात करनी पड़ेगी और मिलकर ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगली सुबह सुधा जी ने पिंकी से कहा कि पिंकी बेटा, हम कल कहीं बाहर जा रहे हैं, एक दिन के लिए ही जाएंगे। तुम अपना और अनिल का ख्याल रखना। ये सुनते ही पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि चलो एक दिन के लिए ही सही, कम से कम मुझे आज़ादी तो मिलेगी। मैं अपने कार्य अच्छे से तो कर सकूंगी। अगली सुबह सुखदेव जी और सुधा जी अपनी बहू पिंकी के मायके जाने के लिए निकल पड़े। जब पिंकी के मायके पहुँचे तो पिंकी के माता पिता जी अचानक उनको अपने घर देखकर खुश भी हो गए और आश्चर्यचकित भी। अरे वाह भाई, क्या बात है, आज हमारे द्वार समधी और समधन जी आए हैं। पिंकी के पिता रमेश जी ने मुस्कान भरे स्वर में कहा। हाँ भाई, बस मिलने का मन हो रहा था तो चले आए, सुखदेव जी सोफे पर बैठते हुए बोले। पिंकी की माँ सविता जी भी जल्दी से चाय नाश्ता ले आई और सुधा जी को चाय का कप देते हुए बोली, क्या बात है सुधा बहन, सब कुशल मंगल तो है? ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तो सुधा जी ने कहा कि हाँ, कुशल मंगल है भी और नहीं भी। क्या बात कर रही हो बहन जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पिंकी ठीक तो है ना? सविता जी ने घबराते हुए पूछा। तो सुखदेव जी बोले, नहीं जी, पिंकी ठीक नहीं है। इतना सुनते ही पिंकी के माता पिता दोनों ही चौंकते हुए खड़े हो गए। अरे भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पिंकी ठीक है, बस कुछ दिनों से उसके सिर पर भूत सवार है। लेकिन किस बात का भूत? रमेश जी ने घबराते हुए पूछा।
आप लोग खुद ही देख लीजिए। सुखदेव जी ने पिंकी का वीडियो चलाकर फ़ोन सबके सामने रख दिया। पिंकी का पागलपन देख उसके माता पिता भौचक्के रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पिंकी है। वो गौर से पिंकी का वीडियो देखते रहे। वीडियो पूरी होने पर बोले, यह सब क्या है? तो सुखदेव जी और सुधा जी ने पिंकी की सारी कहानी उनको बता डाली। पिंकी के माता पिता सिर पकड़कर बैठ गए। क्या ये हमारी बेटी है? ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने अपनी बेटी को। सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो सुधा जी उन्हें सांत्वना देते हुए बोली कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था पिंकी के पागलपन का। तभी सुखदेव जी बोले कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह बात छुपाने वाली भी तो नहीं है। इसमें पिंकी की जान को भी नुकसान हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक किया सुखदेव जी, जो आप हमें बताने चले आए। लेकिन इसका उपाय क्या है? अब इसे इस भ्रम जाल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? रमेश जी ने विचारपूर्वक पूछा। तो सुखदेव जी बोले कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारी बच्ची को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने इसका हल निकाल लिया है। लेकिन क्या हल निकाला है भाई साहब? पिंकी के माता पिता दोनों एक साथ बोल उठे। तो सुखदेव जी ने अपना सारा प्लान रमेश जी और सविता जी को बता दिया। तो दोनों बोले कि हम आपके साथ हैं। आप जो भी कहेंगे हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। तो सुखदेव जी बोले कि ठीक है, हम सब सुबह निकलेंगे जिस टाइम पिंकी सोती रहती है। अपने प्लान के हिसाब से बातें करके सब सो गए। अगली सुबह सब सुखदेव जी के घर आ गए। पिंकी के माता पिता चुपके से घर में आकर गेस्ट रूम में चले गए, जो किसी गेस्ट के आने पर ही खुलता था। उनका खाना पीना सब उन्हें वहीं दे आते थे। पिंकी को अपने माता पिता की भनक तक ना लगी कि वह इसी घर में हैं, क्योंकि वह आजकल वैसे भी अपने ही उधेड़-बुन में लगी हुई थी। जब अनिल आया तो उसके पिताजी ने उसे कमरे में बुलाया और पिंकी की वही वीडियो दिखाई। अनिल भी पिंकी को देख अचंभित रह गया। वो गुस्से से लाल होकर पिंकी के पास जाने लगा, तो सुधा जी ने उसे हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया और दोनों माता पिता उसे ऊपर गेस्ट रूम में ले गए। अपने सास ससुर को गेस्ट रूम में देखकर अनिल कुछ बोलता, इससे पहले ही उसके पिताजी ने उसे सब समझा दिया। तब उसे समझ में आ गया कि रात में पिंकी मुझे दूध में नींद की गोली देती है, तभी आजकल वह मुझसे बात नहीं करती। उसका पूरा फोकस अपनी गतिविधियों पर है। आज पिंकी ने अपने सास ससुर को भी दूध दिया, जो कि पिंकी के कमरे से बाहर जाते ही सुधा जी किचन में जाकर उसे फेंक आई। पिंकी अनिल के लिए भी दूध ले गई, तो अनिल ने दूध का गिलास पकड़ा और फ़ोन के बहाने दूध भी बाहर लेकर आ गया और उसे गमले में डालकर वापस कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। उसको सोता देख पिंकी ने राहत की सांस ली और अपने काम पर लग गई। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था, उसमें जाकर पिंकी फ़ोन पर बात करने लगी। अनिल और उसके माता पिता और पिंकी के माता पिता सब लोग एक दीवार से सटक कर पिंकी की बातें सुनने लगे। बाबा, आज हमारी गतिविधियों का आखिरी दिन है। बाबा, आज होली की रात है और बलि के लिए मुर्गा भी तैयार है। लेकिन बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बलि देने के बाद मुझे संतान के सुख की प्राप्ति अब से हो जाएगी ना? उधर से बाबा ने फ़ोन पर पिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया। ठीक है बाबा, आप अपने शिष्य को भेज देना, बस थोड़ी देर में मैं अपनी सास को लेकर निकलने वाली हूँ। पिंकी की बातें सुनकर उन सब की चीखें निकलने को हुई, पर सब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सब लोग जल्दी से अंदर आ गए। पिंकी के आने से पहले उसकी माँ और उसकी सास ने अपनी अपनी जगह बदल ली। सुधा जी गेस्ट रूम में और सविता जी सुधा जी की जगह तिरछी होकर लेट गई। पिंकी ने भी अपने प्लान के मुताबिक सबको नींद की गोली दी हुई थी। उसने फिर एक बार
अनिल को कमरे में जाकर देखा तो अनिल जल्दी से सोने का नाटक करने लगा। अनिल को सोता देख उसे तसल्ली हो गई। उसने अंधेरे में अपनी माँ को उठाया और अपने साथ किसी तरह बाहर ले गई, जहाँ बाबा का शिष्य उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर सविता जी को ऑटो में बिठाया, जो ऑटो तांत्रिक का खुद का था। सविता जी बहुत साहस वाली महिला थी। वह अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऑटो के निकलते ही पीछे से सुखदेव जी अपनी पत्नी और रमेश जी के साथ अपनी गाड़ी से ऑटो के पीछे निकल पड़े। वहीं अनिल तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जैसे ही पिंकी और शिष्य सविता जी को लेकर उस बाबा के सामने गए तो बाबा ने पिंकी को बलि देने के लिए उत्साहित किया। पिंकी बहुत घबराई हुई थी। वह डरी सहमी थी, लेकिन उसके सिर पर भूत सवार था तो एक पल में अपने मन को समझा लिया। तांत्रिक ने पिंकी के हाथ में चाकू देकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। पिंकी के हाथ थर थर काँप रहे थे। वही सविता जी भी गर्दन झुकाए बैठी डर रही थी। पिंकी का मन कहता कि ये पाप है, दिमाग कहता कि संतान का सुख बलि देकर ही प्राप्त होगा। उसकी उलझन देख तांत्रिक उसे और उकसाने लगा। तेज तेज आवाज़ में मंत्रों का उच्चारण करने लगा, जिससे पिंकी और अधिक उत्साहित हो उठी। लेकिन जैसे ही पिंकी सविता जी की गर्दन की तरफ चाकू लेकर आई, तभी मशाल की रोशनी से उसको अपनी माँ का चेहरा दिख गया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फट गई, सबके पसीने छूट गए। उसके मुंह से निकला, माँ आप यहाँ कैसे? तभी सविता जी ने पिंकी को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसे देख तांत्रिक भी चौंक उठा और पिंकी के हाथ से चाकू नीचे गिरा देख क्रोधित हो उठा। उसने कहा, ए कन्या, इस चाकू को उठा और वार कर। समय निकलता जा रहा है। आज बलि नहीं दी तो कभी नहीं दे पाएगी और उम्र भर संतान के सुख से वंचित रहेगी। नहीं बाबा, मैं बलि नहीं दूंगी, यह मेरी माँ है। तांत्रिक और अधिक क्रोधित हो उठा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह कौन है, सास है या माँ। चाहे सास हो या माँ हो, तुझे बलि देनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। पिंकी के मुंह से ना सुनकर तांत्रिक क्रोध में आकर जैसे ही नीचे से चाकू उठाने लगा, तभी अनिल पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। पुलिस ने उसे और उसके शिष्यों को हिरासत में ले लिया। तभी रमेश जी एक जोरदार तमाचा पिंकी के गाल पर जड़ते हुए बोले, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुझे जन्म दिया था? तूने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। तभी सविता जी ने कहा कि एक बच्चे की ख्वाहिश में तू इतना गिर जाएगी, हमने अब सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे तू अपनी सास की बलि चढ़ाने वाली थी, हमें विश्वास नहीं हो रहा। काश कि तू पैदा होते ही मर जाती। अगर हमें सब कुछ समय पर पता ना चलता तो तू अपनी देवी समान सास को खा जाती। सविता जी रो रो कर गुस्से से बोले जा रही थी। अनिल भी एक तरफ खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। तभी पिंकी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपनी सास सुधा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी सुधा जी ने पिंकी को अपने चरणों में से उठाते हुए कहा कि बेटा, जैसे तुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वैसे हम भी तो पोता पोती के सुख से वंचित हैं। यह सब तो भगवान की देन है। तभी सुखदेव जी बोले, बेटी, हमने तुम्हें मना किया, फिर भी तुम नहीं मानी। आज मैंने सही समय पर सही निर्णय ना लिया होता तो मैं अपनी पत्नी को खो चुका होता और तुम्हें जेल हो जाती। तुम्हारे एक गलत कदम से हमारा घर बर्बाद हो जाता। माँ बाबूजी, आज मैं खुद की नज़रों से गिर गई हूँ। मैंने ऐसा पाप किया है जिसकी माफ़ी नहीं है। मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि यह भी नहीं देख पाई मैं कर क्या रही हूँ। मेरे माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए, पर मैंने सब मिट्टी में मिला दिए। मैं किसी के लायक भी नहीं हूँ, किसी के भी नहीं। पिंकी रोते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। तभी सुधा जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, अब चुप हो जाओ। बच्चे नादानी में ना जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं, तो बड़ों का ही फर्ज होता है
उन्हें सही राह पर लाना। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। सब घर आ गए। उधर पुलिस ने उस ढोंगी से सब कुछ सच सच उगलवाया तो पता चला कि वह सुहागन की बलि देकर उनका रक्त काली शक्तियों के शैतान के चरणों में चढ़ाकर काली शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। पिंकी अपने किए पर बहुत अधिक शर्मिंदा थी। वह ना तो खुद से और न किसी और से नज़रें मिला पा रही थी। तभी एक दिन सुधाजी और सुखदेव जी ने अपने बेटे बहू को एक छोटी बच्ची गोद लेने का निर्णय दिया। यह बात अनिल को भी ठीक लगी और उन्होंने अनाथ आश्रम से एक 6 माह की बच्ची को गोद ले लिया, जिसे देख पिंकी बहुत खुश हो गई और अब वह पूरे दिन छोटी बच्ची के कामों में व्यस्त रहने लगी थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी थी। अपनी बहू पिंकी के चेहरे की मुस्कान देखकर अब सुधाजी और सुखदेव जी के दिल को भी सुकून मिल रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आरकेडी स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य करें।